हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे, तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अब डेट शीट पीछे हट गई है। अभी शायद आधे लोगों को पता भी नहीं है कि डेट शीट पीछे हट चुकी है। 1 तारीख से आपके एग्ज़ाम है, तो 22 वाली जो डेट शीट थी वो तो कैंसिल हो गई है। अब 1 तारीख से आपके एग्ज़ाम है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल बना लीजिए। किस तरीके से आपको रिवीजन करना है, हम भी रिवीजन कर रहे हैं। कंटेम्प्रेरी का हमने रिवीजन कर लिया है, 4 पार्ट में किया है, उसकी 4 मैराथन में कंप्लीट बुक कर ली है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये जो रिवीजन सीरीज चलाई गई है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। जिसने बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा है, बुक भी अभी तक नहीं खोली है, उनके लिए रिवीजन सीरीज जो है बहुत ही कारगर काम करेगी, बहुत ही अच्छा काम करेगी। आप उसे देख सकते हैं, स्पीड बढ़ा के देखें, काट काट के देखें, पूरी तरीके से देखें, जिस तरीके से देखना चाहें देख सकते हैं। बाकी लेट्स क्रैक को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ C-TET की क्लासेस चल रही हैं, कल भी मैंने क्लास कराई थी और आज भी कराई है। बाकी कॉलेज विद भावना पे अगर आए हैं तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी ऑन करके जाएं, क्योंकि क्लास अगर आगे पीछे टाइम पे आती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना। हम कर रहे हैं B.Ed फर्स्ट ईयर की क्लासेस, पूरा फोकस हमारा फर्स्ट ईयर पे ही है, क्योंकि हमारे साथ जो ऑडियंस जुड़ी हुई है वो फर्स्ट ईयर की है, तो इसलिए फर्स्ट ईयर पे ही ज़्यादा फोकस है। अगली बार सेकंड ईयर करेंगे, सेकंड ईयर का, क्योंकि आप लोग सेकंड ईयर में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। बाकी अगर कुछ कहना हो, पूछना हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, भावना त्यागी ऑफिशियल सर्च करके आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। और सब बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े भी हुए हैं इंस्टाग्राम पे, और जहाँ तक मुझसे हो पाता है मैं रिप्लाई भी सभी का ही देती हूँ। वैसे तो कम ही टाइम मिलता है चलाने का, लेकिन जितना भी टाइम मिलता है सभी को रिप्लाई करती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपकी जो भी कमेंट्स आती हैं, जो भी आपकी क्वेरी रहती है, सभी मैं अपने दिमाग में रखती हूँ कि मुझे किस तरीके से काम करना है। जैसे कि आपकी अब बहुत ज़्यादा डिमांड है मैथ पेडागोजी की, तो मैथ पेडागोजी की क्लास आज हो जानी थी, हो नहीं पाई। और आज मतलब मैं बता नहीं सकती आपको, थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है, करा दूंगी, लेकिन बस श्योरिटी ये विश्वास रखें कि हाँ हो जाएगी। एग्ज़ाम तो अभी 1 तारीख से है, उससे 10 दिन पहले ही आपकी हो जाएगी, ये मान लीजिए बस। ठीक है, तो चलते हैं। और PDF के लिए कॉलेज विद भावना को ज्वाइन कर लें। कॉलेज विद भावना के नाम से टेलीग्राम है, तो वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन से भी नहीं जाना आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए, वहाँ मैं आपको लिंक पिन कर दूंगी, और करती भी हूँ मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम कर रहे हैं रिवीजन सेशन। रिवीजन सेशन का आज ये 3rd डे है, यानी फिलोसॉफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का 3rd डे है। हम कर रहे हैं फिलोसॉफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इसके आज 3rd डे है, यानी 3rd पार्ट है। पेन में कुछ गड़बड़ चल रही है भाई। ठीक है, 3rd पार्ट है, इसका 2 पार्ट हम कर चुके हैं। कंटेम्प्रेरी के हमने 4 पार्ट में कंप्लीट कर लिया है, ये भी कल कंप्लीट हो जाएगी फिलोसफी। फिर ग्रोइंग अप एज अ लर्नर करेंगे, और फिर टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी। बाकी आपकी जो पेडागोजी रहती हैं, पेडागोजिकल सब्जेक्ट, वो भी मैं करा दूंगी, बेफिक्र रहें। ठीक है, और अब तक करा भी देती है अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स ना चलती तो। बाकी स्टार्ट करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एजुकेशन के क्या एम है सामाजिक संदर्भ में, सोशल कंटेक्स्ट में। तो क्या हेल्प करती है एजुकेशन? तो एजुकेशन क्या है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाती है स्टूडेंट्स के अंदर, यानी क्या है, एक सामाजिक जिम्मेदारी आ जाती है बच्चे के अंदर। ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं कि वो एक जिम्मेदार नागरिक बनता है समुदाय का। ठीक है, तो छात्रों को सक्रिय और व्यस्त नागरिक बनाने की शिक्षा देकर उनमें सामुदायिक और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, सोशल कोहेशन बढ़ता है एजुकेशन से, यानी सामाजिक सामंजस्य बढ़ता है कि लोग मिलजुल के रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और एक दूसरे के प्रति समझ विकसित करते हैं जिस समाज में हम रहते हैं। ठीक है, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग स्किल डेवलप होती है, यानी वो अलग अलग तरीके से चीज़ों को सोच पाता है, इवेल्युएट कर पाता है, किसी भी सूचना को क्या है मूल्यांकन कर पाता है, उस पर क्वेश्चंस उठा पाता है। जैसे कि हमसे कोई बात कर रहा है और सामने वाले से हम तर्क करें कि ऐसा क्यों हुआ, तो क्वेश्चंस उठाना सीखता है और डिसीजंस ले सकता है अपनी लाइफ में कोई भी। ठीक है, डिसीजन पावर उसके अंदर डेवलप होती है।
सोशल जस्टिस को प्रमोट किया जाता है एजुकेशन के द्वारा, यानी हर बच्चे को सिखाया जाता है कि तुम्हारे क्या अधिकार हैं, समाज में तुम किस तरीके से रह सकते हो। उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाती है फॉर ऑल स्टूडेंट टू एक्सेस एजुकेशन रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, यानी बच्चों के साथ क्या है, सामाजिक न्याय किया जाता है। हर बच्चे को मौका दिया जाता है, ये सुनिश्चित किया जाता है कि हर बच्चे को एजुकेशन मिल पाए, चाहे उसका कोई भी सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्यों ना हो। ठीक है, टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद द स्किल एंड नॉलेज, यानी और क्या उद्देश्य है सोशल कंटेक्स्ट में एजुकेशन देने का, कि बच्चों को क्या है, स्किल्स सिखाई जाए, उनके अंदर कौशल विकसित किए जाए, उन्हें ज्ञान दिया जाए और उन्हें इस लायक बनाया जाए कि वो कहीं भी जॉब लेने जाएं, कहीं भी वो काम करने जा रहे हैं तो वहाँ अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट कर सकें, जॉब ले सकें और जो इकोनॉमी है अपने भारत की, अपने इंडिया की, अपनी कंट्री की, वहाँ अपना योगदान दे सकें। ठीक है, टू प्रमोट कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, बच्चों को यह भी सिखाया जाता है, अगर सामाजिक संदर्भ से हम जोड़ के पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को संस्कृति के बारे में समझ विकसित की जाती है और ये भी सिखाया जाता है कि हमें विविधता की कैसे रेस्पेक्ट करनी है। विविधता का मतलब है जो अलग अलग तरीके के बच्चे हैं, किसी की भाषा अलग है, किसी का बैकग्राउंड अलग है, किसी की जाति कुछ है, किसी की संस्कृति कुछ है, उसे हमें किस तरीके से इज्जत देनी है, किस तरीके से सम्मान देना है। और जो प्रेजुडिस है और स्टीरियोटाइप है, यानी रूढ़िवादिता है, पूर्वग्रह है, जो अंधविश्वास वाली चीज़ें होती हैं और जो पुराने ज़माने से सोच चली आ रही है, उसे हम किस तरीके से चैलेंज कर सकें। बच्चों को प्रिपेयर किया जाता है कि वो पूरा जीवन कुछ ना कुछ सीखते रहें, नए नए, अगर उनकी लाइफ में कोई चैलेंजेस आ रहे हैं तो उन्हें किस तरीके से फेस करना है, किस तरीके से अपने आप को एनवायरनमेंट में ढालना है, चाहे सोशल एनवायरनमेंट हो, चाहे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो, चाहे टेक्नोलॉजी का एनवायरनमेंट हो, यानी पूरा जीवन हमें कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है, कोई ना कोई चैलेंजेस भी मिलते रहते हैं, हमें वहाँ पे किस तरीके से अडेप्ट करना है, अपने आप को वहाँ रहने के अनुकूल बनाना है। ठीक है, और क्या इसके उद्देश्य हैं एजुकेशन के, टू एनकरेज क्रिएटिविटी, बच्चे के अंदर रचनात्मकता को बढ़ावा दिया जाता है, इनोवेशन को, कि वो कुछ नया कर सके, एंटरप्रेन्योर बन सके, और उसके अंदर क्या है, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी को बढ़ावा दिया जाता है, एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा दिया जाता है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सके अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में। टू प्रमोट हेल्थ एंड वेलबींग, यानी अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखा जा सके, तो इस चीज़ को भी बढ़ावा दिया जाता है कि स्वास्थ्य और भलाई को बढ़ावा देने के लिए और स्वास्थ्य जीवन शैली विकल्पों को प्रोत्साहित करने के लिए। टू डेवलप सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, बच्चे के अंदर सामाजिक और भावनात्मक बुद्धि का विकास करने के लिए। टू प्रमोट इथिकल बिहेवियर एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी नैतिक व्यवहार और सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए और छात्रों को ईमानदारी और दूसरों के प्रति सम्मान के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना कि हमें दूसरे के साथ भी ईमानदारी रखनी है, दूसरे का भी सम्मान करना है। ठीक है, टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एनेबलिंग स्टूडेंट टू एड्रेस सोशल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस, यानी छात्रों को सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों को सामना करने में सक्षम बनाने के लिए समस्या समाधान कौशल विकसित करना, कि उनके अंदर क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप कर सके, कि उनकी लाइफ में अगर कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं तो उसे वो अच्छी तरीके से टैकल कर सकें। ठीक है, झेल पाएँ, उससे निकल पाएँ बाहर। टू प्रमोट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, यानी अंतर्राष्ट्रीय समझ उनके अंदर विकसित कर सकें, वैश्विक नागरिकता उनके अंदर विकसित कर सकें, जिससे कि वो देश दुनिया के कल्याण के बारे में सोच सकें, ये जिम्मेदारी उठा सकें कि हमें क्या है, ह्यूमन वेलफेयर में काम करना है, सोसाइटी के वेलफेयर में, समाज के हित में काम करना है। टू प्रमोट कल्चरल हेरिटेज, वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस एंड टू फोस्टर अ सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी एंड प्राइड, यानी सांस्कृतिक विरासत, मूल्यों और परंपराओं को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय पहचान और गौरव की भावना को बढ़ावा देना, यानी बच्चों के अंदर क्या है, सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना है, जिससे कि वो अपनी संस्कृति को प्रिजर्व भी कर सकें और अपनी संस्कृति को क्या है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर भी कर सकें। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं, ये शॉर्ट में पूछे जाते हैं, लॉन्ग में नहीं पूछे जाते, लेकिन शॉर्ट भी 4 नंबर का है तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। सोशल इक्वलिटी, यानी सामाजिक इक्वलिटी क्या होती है, सामाजिक समानता क्या होती है, समाज में हम किस तरीके से सबको समान रख सकते हैं, सबको बराबर मौके दे सकते हैं। तो सोशल इक्वलिटी वो है जब हम किसी भी इंडिविजुअल को बराबर राइट्स दें और बराबर मौके दें, यानी सभी एक समान होने चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी बैकग्राउंड का हो, कोई भी उसकी रेस हो, किसी भी वर्ग से, सोशल क्लास से हो, सामाजिक स्तर उसका कुछ भी हो, गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी को क्या है, बराबर मौके देना, बराबर अधिकार देना, तो वो कहलाता है सोशल इक्वलिटी।
ये सुनिश्चित करता है कि हर किसी को क्या है फेयरली ट्रीट किया जाए विद डिग्निटी यानी सम्मान के साथ, रिगार्डलेस यानी उसके बैकग्राउंड को देखे बिना, ना तो हमें बैकग्राउंड देखना है, ना ही रेस देखना है, ना ही उसका जेंडर देखना है और ना ही उसका सामाजिक स्तर देखना है। तो ये सुनिश्चित करना है कि इन चीज़ों को देखे बिना हमें क्या है बराबरी देनी है, सभी को बराबर मौके और सभी को इज्जत देनी है, सभी को सम्मान देना है। ठीक है। सोशल इक्वलिटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट रिड्यूस सोशल डिवीजन, क्योंकि ये जो समाज में वर्ग बना दिए गए हैं, समाज में जो विभाजन होता है, समाज में जो लोगों के साथ भेदभाव होता है, उसे कम करने के लिए बनाया गया है सोशल इक्वलिटी, जिससे कि सबके साथ क्या है समानता हो सके। It create level playing field for all individuals, allowing them to compete based on merit rather than social status। यानी यह सभी व्यक्तियों के लिए एक समान खेल का मैदान बनाता है, यानी सबके लिए एक जैसा होना चाहिए कि भाई अगर कंपटीशन भी हो रहा है तो मेरिट बेस पे हो, ना कि उनके सोशल स्टेटस पे कि भाई ये अमीर है तो हम इसे यहाँ मौका दे सकते हैं या ये इसका ये अधिकार है, अगर गरीब है तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। तो ऐसा नहीं है, हमें उसके सोशल स्टेटस को नहीं देखना है। अगर कोई भी काम हो रहा है, कहीं भी कोई भी कंपटीशन है तो हम उसे मेरिट बेस पे देखेंगे। ठीक है। सोशल इक्वलिटी यह सुनिश्चित करती है कि हर किसी को क्या है इक्वल एजुकेशन मिले, हेल्थ केयर जो हेल्थ की सुविधा है वो भी सबकी बराबरी का मिले, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अगर जॉब मिल रही है तो उसमें भी सभी को बराबर मौके मिलने चाहिए, चाहे किसी का कोई भी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो। ठीक है। ये प्रमोट करता है डाइवर्सिटी को और इंक्लूजन को, यानी विविधता को और समावेशन को बढ़ावा देता है। विविधता यानी अलग अलग तरीके के जो लोग होते हैं, किसी की भाषा अलग है, किसी का बैकग्राउंड अलग है, कोई किसी जाति से, कोई किसी का सोशल स्टेटस अलग है, तो विविधता वाले लोग हैं उन्हें बढ़ावा देना। और इंक्लूजन का मतलब है कि कोई किसी भी तरीके को सभी को इंक्लूड करना, सभी को एक साथ लेके चलना। ठीक है। एनकरेजिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड टू वर्क टुगेदर एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर, और ये बढ़ावा देता है कि सभी क्या है एक साथ काम करें, अलग अलग बैकग्राउंड वाले भी, और एक दूसरे से सीखें। ठीक है। जो सोशल इक्वलिटी है, सामाजिक समानता जो है वो जरूरी है डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए, यानी जो भेदभाव किया जाता है उसे रोकने के लिए, असमानता जो की जाती है उसे कम करने के लिए समाज में। ठीक है। It is crucial for overall development of a society as it allows the full potential of all individuals to be realized। यानी समाज के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है, यानी ओवरऑल इम्प्रूवमेंट के लिए बढ़िया है सोशल इक्वलिटी। सोशल इक्वलिटी से क्या होता है, किसी भी इंसान को पता चलता है कि उसके अंदर कितने पोटेंशियल हैं, कितनी उसकी पूर्ण क्षमता है। अगर बराबर हक ही नहीं मिलेंगे तो उसे किसी भी इंडिविजुअल को कैसे पता चलेगा कि हाँ मैं भी ये कर सकता हूँ, है ना। अब है नेक्स्ट टॉपिक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, यानी सामाजिक स्तरीकरण। स्तर बांट दिए जाते हैं समाज में, जैसे गरीब वर्ग है, अमीर वर्ग है, पढ़े लिखे वर्ग हैं, अनपढ़ वर्ग हैं, गांव के लोग हैं, शहर के लोग हैं। तो ये क्या है डिवीजन होता है, डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू हायर और सोशल यूनिट, हायर और लोअर सोशल यूनिट्स, यानी उच्च में और निच वर्ग में क्या है स्तर बना दिए जाते हैं समाज में, उसे बोलते हैं हम स्तरीकरण, स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन refers to the hierarchical arrangement of individuals and group in society based on factors such as wealth, income, education and social status। यानी समाज में स्तर किस तरीके से बनाए जाते हैं, किसी के धन के आधार पे कि भाई ये गरीब है या अमीर है, उसकी आय के आधार पे कि इनकी तो बहुत इनकम है, इनकी कम इनकम है। ठीक है। उनकी शिक्षा के आधार पे कि ये तो एजुकेटेड है, ये बिल्कुल अनएजुकेटेड है। उनके सामाजिक स्तर के आधार पे कि समाज में उनकी क्या रेपुटेशन है, उसके हिसाब से स्तर बांट दिए जाते हैं, उसे बोलते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ये क्या करता है, समाज में एक इनइक्वलिटी क्रिएट कर देता है, क्योंकि इनइक्वलिटी तो अपने आप ही होगी, दो वर्ग बन जाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा सभी जगह जितने भी गांव के लोग हैं, शहर के लोग हैं, वहाँ वर्ग बना दिए गए हैं कि ये उच्च वर्ग के हैं, ये निच वर्ग के हैं। ठीक है। जहाँ पे कुछ इंडिविजुअल्स और कुछ ग्रुप्स की ज़्यादा पावर होती है, उन्हें रिसोर्सेज भी ज़्यादा मिलते हैं, यानी उनके पास ज़्यादा शक्ति होती है, ज़्यादा संसाधन होते हैं उनके मुकाबले जो गरीब लोग हैं। ठीक है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कैन रिजल्ट इन द मार्जिनलाइज एंड एक्सक्लूशन ऑफ सर्टेन ग्रुप्स इन सोसाइटी। यानी सामाजिक स्तरीकरण का क्या रिजल्ट है, क्या परिणाम है कि समाज में कुछ समूहों को क्या है मार्जिनलाइज्ड कर दिया जाता है, बहिष्करण उनका हो जाता है, हास्यकरण हो जाता है, यानी उन्हें बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है कुछ समूहों को। सामाजिक स्तरीकरण इन्फ्लुएंस होता है कौन से कारकों से प्रभावित होता है, जैसे कि जाति है, रेस है, एथनिसिटी है, जेंडर है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, यानी नस्ल है, जाति, लिंग और सामाजिक आर्थिक स्थिति की वजह से प्रभावित होता है। ठीक है।
ये इम्पैक्ट करता है लोगों की एजुकेशन को, हेल्थ केयर को, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को और उनकी एबिलिटी कि वो और थोड़ा सा ऊपर बढ़ सकें या फिर नीचे आ सकें। इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। देखो, अगर समाज में स्तर नहीं होगा तो लोग आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करेंगे। आगे लोग कैसे बढ़ते हैं? एक दूसरे को देख के बढ़ते हैं। एग्जाम्पल उन्हें अपने साइड में मिलते हैं कि भाई देखो फलाने का बच्चा है या फलाने की लड़की, फलाने का लड़का जो है वो आगे बढ़ रहा है, तो दूसरे लोग भी उसे कॉपी करते हैं। कॉपी करने का मतलब उससे या तो मोटिवेट होकर आगे बढ़ेंगे या फिर जेलस करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन कम से कम बढ़ेंगे तो सही आगे। अगर सभी एक बराबर हो जाएंगे तो कोई किसी को कॉपी ही नहीं करेगा, कोई आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करेगा। तो एक इसका फायदा भी है। दूसरा इसका नुकसान भी है कि भेदभाव भी होता है कि जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, जैसे कि अमीर लोग हैं, तो उन्हें एजुकेशन भी अच्छी मिल पाती है। हेल्थ केयर, अगर हॉस्पिटल में चले जाओ तो वो तो जान पहचान से दिखा लेंगे, हेल्थ केयर भी उन्हें अच्छा मिल पाता है। जॉब की जो मौके हैं वो भी उन्हें सही अच्छे मिल पाते हैं। ठीक है। जो सामाजिक स्तरीकरण है ये समाज में एक टेंशन क्रिएट करता है, एक द्वंद्व क्रिएट करता है। लड़ाई झगड़े भी इसी की वजह से होते हैं। जो गरीब लोग हैं या फिर नीचे वर्ग के लोग हैं उन्हें दबाया जाता है। ठीक है। लीडिंग टू सोशल अनरेस्ट एंड इंस्टेबिलिटी, यानी उसमें क्या है, अशांति और अस्थिरता पैदा हो सकती है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की वजह से। सोशल मोबिलिटी और द एबिलिटी टू मूव अप और डाउन द सोशल लेडर कैन बी इम्पैक्टेड बाय सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। वही बात है कि समाज की जो गतिशीलता है या सामाजिक जो सीढ़ी है उसे ऊपर जाना है या नीचे जाने की जो क्षमता है वो इस स्तरीकरण से ही प्रभावित होती है। ठीक है। इफेक्ट इसी का ही पड़ता है कि कुछ लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग उसे नेगेटिव भी लेके जाते हैं। एड्रेसिंग सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, अगर हमें इसे कम करना हो, एड्रेस करना हो, तो हम क्या करेंगे, सामाजिक एकता जो है, सामाजिक इक्वलिटी जो है, सामाजिक समानता जो है उसे बढ़ावा देंगे। जो भेदभाव हो रहा है उसे कम करेंगे। कुछ पॉलिसीज ऐसी बनाएंगे, कुछ रिसोर्सेज अपॉर्चुनिटीज ऐसे देंगे कि सब एक बराबर हो जाएं, सभी को बराबर मौके मिल जाएं। जैसे कि बनाई भी गई हैं कि अब आप कोई भी लिस्ट अगर लगती है तो SC ST वाले जो हैं उनके कम मार्क्स पे लगती है, जिससे कि उन्हें सभी के बराबर लाया जा सके। जनरल वालों की सबसे ऊपर होती है। ठीक है। जिससे कि इन्हें जनरल वालों के बराबर लाया जा सके। तो इस वजह से बनाई जाती है। इसके भी नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू हैं। पॉजिटिव ये है कि जनरल वाले हर कोई रिच नहीं है और ये जो SC ST वाले हैं हर कोई अमीर नहीं है, हर कोई गरीब नहीं है, हर कोई गरीब नहीं है, अमीर भी इनके अंदर होते हैं। तो हर तरीके के नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू होते हैं हर चीज के। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एजुकेशन, अब इसके कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं एजुकेशन के? क्लास एंड कास्ट जो हैं समाज के दो डिटर्मिनेंट हैं, जो दो निर्धारक हैं। ठीक है। एक तो क्लास यानी जो वर्ग होते हैं, एक होती है कास्ट। ये नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है। तो दे हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन अ पर्सन्स एक्सेस टू एजुकेशन, यानी हमारी एजुकेशन पे ये दो चीज़ें बहुत ही प्रभाव डालती हैं। एक तो कौन सी, एक तो क्लास जो वर्ग होते हैं सोसाइटी में, और एक कास्ट जाति, ये किस जाति का है, ये वो किस जाति का है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रिसीव एंड ओवरऑल एजुकेशनल आउटकम, यानी ये डिपेंड करता है कि किस तरीके की एजुकेशन बच्चे ले रहे हैं और कैसा उनका एजुकेशनल आउटकम निकल रहा है। ठीक है। तो इसका बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी इंसान की एजुकेशन पे। किसकी वजह से? क्लास और कास्ट की वजह से। ये ही दो कारक हैं, सामाजिक निर्धारक हैं दो। ठीक है। तो पढ़ते हैं, पहले क्लास के बारे में पढ़ेंगे। क्लास रिफर्स टू अ पर्सन सोशल स्टेटस। क्लास क्या होता है? समाज में वर्ग बांट दिए जाते हैं। वर्ग किसके बेस पे? उनके इकोनॉमिक स्टेटस के बेस पे कि भाई इनका तो हिसाब किताब बहुत अच्छा है, इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है। इसके अंदर इनकम आ जाती है, उनकी जो आय है, उनका व्यवसाय क्या है, उनकी वेल्थ क्या है, तो ये इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। जो हायर क्लासेस के लोग हैं वो ज़्यादा अच्छी एजुकेशन के मौके उन्हें मिल पाते हैं। बाकी जो लोअर वर्ग के लोग हैं, जो लोअर क्लासेस के हैं, उन्हें फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट देखने के लिए मिलते हैं, यानी पैसों की समस्या का सामना करना पड़ता है। पैसों से उनके सामने बाधा आती है क्योंकि गरीब लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता। जो लोअर क्लासेस वाले हैं तो उन्हें इतने मौके नहीं मिल पाते कि वो अच्छी एजुकेशन ले सकें, और दूसरी बात हायर एजुकेशन परस्यू कर सकें, क्योंकि हायर एजुकेशन में ना चाह के भी पैसे लगते हैं। ठीक है। तो ये शैक्षिक प्राप्ति में असमानता हो सकती है और सामाजिक गतिशीलता इससे सीमित हो सकती है। ठीक है। सोशल मोबिलिटी बिल्कुल भी नहीं आगे बढ़ पाती है और एजुकेशन में डिस्पैरिटी बन जाती है।
कास्ट की क्या बात है, कास्ट ऑन द अदर हैंड रिफर्स टू पर्सन सोशल स्टेटस एंड इट डिटरमाइंड बाय बर्थ। भाई जो जाति है वो हमें जन्म से ही मिलती है, जिस जाति में हम पैदा हुए हैं वही हमारे नाम के पीछे लगेगी, वही जाति हमारी आगे चलेगी। लेकिन अगर मॉडर्नाइजेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आजकल कास्ट क्या है, चेंज होने लगी है, रिलीजन भी चेंज होते हैं। अब इसे हम ऐसे नहीं कह सकते कि बाय बर्थ बिल्कुल फिक्स है, वो चेंज हो रही है मेंटलिटी के हिसाब से, जमाने के हिसाब से, मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से। In societies including India, caste play a significant role in determining educational outcome। ये सिर्फ हमारी ही कंट्री में है। दूसरी ओर जाति एक व्यक्ति को सामाजिक स्थिति को संदर्भित करती है और जन्म से ही निर्धारित होती है। भारत सहित कई समाजों में शैक्षिक परिणामों के निर्धारण में जाति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर हमारी कंट्री की बात की जाए। ठीक है, जो नीची जाति के लोग होते हैं उन्हें बहुत भेदभाव झेलना पड़ता है, अलगाव झेलना पड़ता है, उनके साथ बहिष्करण होता है और उन्हें एजुकेशन के मौके भी बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, जिससे उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर लोअर कास्ट, इन सम केस लोअर कास्ट इंडिविजुअल मे नॉट हैव एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उन्हें बहुत बार एजुकेशन भी अच्छी वाली नहीं मिल पाती है और वो लोअर क्वालिटी स्कूल्स ही अटेंड कर पाते हैं और उनके जो मौके हैं वो भी लिमिटेड हो जाते हैं। सोशल मोबिलिटी भी उनकी अपवर्ड नहीं पहुंच पाती, मतलब उनकी जो सोशल लेडर है, जो सामाजिक सीढ़ी है, जो आगे बढ़ने की सीढ़ी है, वो भी वो आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उन्हें मौके बहुत कम मिलते हैं। बोथ कास्ट एंड क्लास जो है वो किसी भी इंसान के जो एजुकेशनल आउटकम्स हैं, जो एजुकेशनल रिजल्ट्स आते हैं उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि जो हायर क्लासेस वाले लोग हैं उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, बुक्स वो अच्छी खरीद सकते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप होते हैं, ट्यूटरिंग सर्विस यानी ट्यूशन्स वो ज़्यादा लगा सकते हैं जिससे कि उनके लर्निंग आउटकम्स बढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत बार आपने देखा होगा किसी गरीब घर का बच्चा हो, अगर उसे फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं तो वो पीछे रह जाता है। किसी अमीर घर का बच्चा और वो एवरेज भी हो, उसे फैसिलिटीज इतनी ज़्यादा मिलती हैं, होम ट्यूशन और बाहर का ट्यूशन, दुनिया मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिसोर्सेज उसे अवेलेबल होते हैं जिससे कि वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है, हम अपनी सराउंडिंग में भी बहुत सारे एग्जाम्पल इस तरीके के देखते हैं। इसके विपरीत अगर देखा जाए जो लोअर क्लासेस वाले लोग हैं उन्हें क्या है, लिमिटेड एक्सेस मिलते हैं, यानी लिमिटेड चीज़ें मिलती हैं, ना ही रिसोर्स मिल पाते हैं और एजुकेशन भी अच्छी नहीं मिल पाती, इसलिए उनके एजुकेशनल आउटकम जो है, जो उनका रिजल्ट आता है वो भी इतना अच्छा नहीं हो पाता है। तो ये क्या है, क्रिएट अ साइकिल ऑफ डिसएडवांटेज, यानी ये क्या है, एक साइकिल क्रिएट कर देता है, एक परत बना देता है, इस तरह की एक पॉवर्टी वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, लोगों में अलगाव वाली भावना आ जाती है क्योंकि जो लोअर क्लासेस से बिलोंग करते हैं वो फिर हायर एजुकेशन नहीं ले पाते और अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते रहते हैं जॉब लेने के लिए। सिमिलरली कास्ट जो है यानी जाति जो है किसी भी इंडिविजुअल की ये तो सेम है पीछे वाला ही। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कैन ऑल्सो लीड टू लैक ऑफ मोटिवेशन अमंग लोअर कास्ट इंडिविजुअल्स टू परस्यू हायर एजुकेशन एज दे मे फील दैट देयर एजुकेशन आर लिमिटेड बाय देयर कास्ट। यानी जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है निम्न जाति के व्यक्तियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरणा की कमी का कारण बन सकता है। यानी जो ये भेदभाव है, जो ये अलगाव है, इसकी वजह से उनके अंदर प्रेरणा की भी कमी हो जाती है, मोटिवेशन भी नहीं होता। जैसे कहते हैं ना, ये पढ़ेगा आगे जाके, ये पढ़ेगा हायर एजुकेशन में, तो वो क्या है, डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हो जाता है, तो इसलिए वो अपनी हायर एजुकेशन भी नहीं ले पाते और वो महसूस कर सकते हैं कि उनके अवसर उनकी जाति द्वारा सीमित है, यानी उनकी कास्ट के द्वारा लिमिट कर दिए गए हैं। जैसे कि बहुत से जो लोग हैं, जो नीची जाति वाले लोग हैं, उन्हें वो अपने ही काम की तरफ भगते हैं। जैसे कि कोई आगे बढ़ने की अगर सोचता भी है तो लोग उसे दबा देते हैं। कोई नीची जाति का आपने अगर देखा होगा, जैसे कि किसी का झाड़ू लगाने का काम है, सफाई कर्मचारी है, अगर वो आगे बढ़ने की कोशिश करे तो समाज उसे दबा देता है डिस्क्रिमिनेशन से, जाति के बेस से। ठीक है, इन सम केसेस अगर कुछ मामलों में देखा जाए तो निम्न जाति के व्यक्तियों द्वारा सामने की जाने वाली शैक्षिक असमानताओं को दूर करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई नीति बनाई जा रही है, यानी बहुत सारी पॉलिसीज भी बनाई जाती हैं जिससे कि इन चीज़ों को ठीक किया जा सके। जैसे कि अभी मैं पीछे बता रही थी कि रिजर्वेशन सीट्स हैं, जैसे कि SC ST के लिए रिजर्व्ड सीट हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी। अगर आप ड्यू में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ भी मेरिट लिस्ट बनती है, जनरल वालों की सबसे ऊपर जाएगी, OBC उससे नीचे और SC ST वालों की उससे भी नीचे जाती है। तो यहाँ लोअर कास्ट को ऊपर उभारने का काम किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है,
वही बात है कि बहुत सारी एक्शन पॉलिसीज बनाई गई हैं, बहुत सारे रिजर्वेशन सीट्स बनाए गए हैं जिससे कि लोगों को समान लाया जा सके। एडिशनली अगर देखा जाए, इफेक्ट्स टू इम्प्रूव द ओवरऑल इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स कैन हेल्प टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ क्लास एंड कास्ट ऑन एजुकेशनल आउटकम। इसके अतिरिक्त वंचित समूहों की समग्र आर्थिक और सामाजिक स्थितियों को सुधार के प्रयास से शैक्षिक परिणामों पर वर्ग और जाति के प्रभाव को कम करने के लिए मदद मिल सकती है। यानी जो ये पॉलिसीज चलाई गई हैं या जो भी गवर्नमेंट चलाती है चीज़ें, जो भी पॉलिसीज लेके आती है, उससे क्या है, एजुकेशनल आउटकम में भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, अच्छे आउटकम निकल के आ सकते हैं। ठीक है, और जो ये अलगाव वाली चीज़ें हैं, जो डिसएडवांटेज, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसे भी कम किया जा सकता है। Ultimately, creating a more equitable and just education system require addressing the complex social and economic factors that contribute to educational disparities, including the role of class and caste। यानी इस तरीके का एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए जो इन इश्यूज़ को कम कर सके, सही कर सके, एड्रेस कर सके, जो समाज में और इकोनॉमिक फैक्टर बनाए गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है डेमोक्रेटिक एजुकेशन। डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक शिक्षा क्या है भाई? लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है जहां हर कोई अपने हक के लिए लड़ सकता है, अपने हक की आवाज़ उठा सकता है, एक्शंस ले सकता है, समानता का सभी को अधिकार होता है, चाहे वो पढ़ाई को ले लो, चाहे वो समाज में ले लो, हर किसी को इक्वल राइट्स होते हैं, हर कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे समाज में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो। तो पढ़ते हैं इसके बारे में भी। तो डेमोक्रेटिक एजुकेशन के अंदर लोगों को इक्वलिटी मिलती है, इक्विटी मिलते हैं, यानी समता और समानता मिलती है, और सभी इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सोशल जस्टिस मिलता है, यानी सामाजिक न्याय मिलता है। तो कुछ इसके फीचर्स देखते हैं डेमोक्रेटिक एजुकेशन के, कुछ विशेषता है। फर्स्ट है एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी सक्रिय भागीदारी। हर कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है सीखने में, एजुकेशन हो चाहे कम्युनिटी हो चाहे सोसाइटी हो। इक्वलिटी यानी सभी को समानता मिलती है, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है, चाहे उसका बैकग्राउंड, एबिलिटी और आइडेंटिटी कुछ भी हो, यानी किसी भी पृष्ठभूमि का हो, किसी भी जगह से आ रहा हो, कोई भी उसकी क्षमता और पहचान हो। ठीक है, इंक्लूसिविटी मिलती है, यानी समावेशन होता है। एक सुरक्षित और समावेशी शिक्षण वातावरण बनाने के प्रयास के साथ विविध पृष्ठभूमि और अनुभव के छात्रों का स्वागत किया जाता है। यानी जैसे कि हम क्लास में ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर अलग पृष्ठभूमि का कोई बच्चा है तो उन्हें इंक्लूड किया जाता है क्लास के अंदर और उनका स्वागत किया जाता है, जिससे कि उन्हें इन्फीरियर फील ना हो। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हर किसी को फ्रीडम होता है, हर किसी को स्वतंत्रता होती है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, अच्छी तरीके से फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें और रेस्पेक्टफुल्ली अपने आइडियाज़, जो उनके आइडियाज़ दिमाग में आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, अपने विचारों को साझा कर सकें, अपने ओपिनियन बता सकें बिना किसी डरे, बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, कोलैबोरेशन यानी सहयोग, इसमें बच्चों को क्या है, एनकरेज किया जाता है कि साथ में काम करें, एक दूसरे से सीखें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। इंटरपर्सनल होता है दूसरे की भावनाओं को भी समझना, अगर सामने वाला बात कर रहा है या कुछ बात कह रहा है तो उसकी बात को हम ध्यान से सुने और समझें। तो ये स्किल्स भी बच्चे के अंदर डेवलप हो। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल डेवलप हो, यानी बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो क्रिटिकली सोच सकें, अलग अलग तरीके से सोच सकें, कोई भी इंफॉर्मेशन है उस पर क्वेश्चंस उठा सकें या कोई भी क्वेश्चन प्रेजेंट कर सकें, और उनके अंदर ये कौशल भी विकसित किया जाता है कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन हो उसे किस तरीके से हमें देखना है, एनालाइज करना है और किस तरीके से उसका मूल्यांकन करना है। पर्सनलाइजेशन यानी व्यक्तिकरण, तो लर्निंग इज टेलर्ड टू द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट अलोइंग फॉर ग्रेटर एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन, यानी सीखना क्या है, व्यक्तिगत छात्रों की जरूरत और रुचियों के अनुरूप है, यानी बच्चों के अकॉर्डिंग ही तो है। अगर हम बच्चों को कुछ भी सिखा रहे हैं तो हमें क्या है, बच्चों की नीड्स को ध्यान में रखना होता है कि बच्चों की ज़रूरत क्या है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम बच्चे को सिखाते हैं। तो पर्सनलाइजेशन यानी अलग अलग बच्चे पे ध्यान दिया जाए, इससे बच्चे ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ते हैं और उन्हें प्रेरणा भी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी अनुभवात्मक शिक्षण, लर्निंग क्या है, बच्चों पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कराया जाता है, यानी बच्चे अपने हाथों से गतिविधियां करके सीखते हैं और बच्चों को शामिल किया जाता है रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज़ में, यानी उनकी लाइफ से एक्टिविटीज़ को जोड़ा जाता है। इस तरीके के प्रोजेक्ट कराए जाते हैं जो उनकी रियल लाइफ से जुड़े हुए हों। डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग होता है, यानी कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, कोई भी उसमें बाधा नहीं है कि तुम किसी जाति से हो या किस वर्ग से हो, क्या तुम्हारा सोशल स्टेटस है, हर कोई अपना निर्णय ले सकता है बिल्कुल अच्छी तरीके से।
कम्युनिटी एंगेजमेंट यानी सामुदायिक जुड़ाव भी, यानी छात्रों को अपने समुदाय के साथ जुड़ने, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के बारे में जानने और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे कि समाज में कुछ भी काम हो रहा है, कोई भी धरना रखा जा रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, या कोई भी गांव में जैसे गांव होता है या फिर जिला पंचायत इलेक्शन वगैरह हो रहे हैं, तो कोई भी उसमें भाग ले सकता है, कोई भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इसमें डेमोक्रेटिक के अंदर यही होता है कि हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। टीचर एज अ फैसिलिटेटर, यानी टीचर क्या है, एक सुविधा दाता का काम करता है। टीचर एक अधिनायक व्यक्ति की बजाय एक सुविधा प्रदान के रूप में कार्य करता है, एक गाइडर की तरह काम करता है कि पॉइंट टू पॉइंट अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़ रही है तो टीचर हमारी हेल्प कर रहा है, बच्चों की सिर्फ सहायता करता है। ऐसे नहीं है कि पहले के टाइम पे क्या होता है, टीचर ही सब कुछ है, अगर टीचर ने जो कह दिया वही ठीक है, बस टीचर की ही मानी जाएगी। लेकिन डेमोक्रेटिक एजुकेशन में बच्चे को ध्यान में रखा जाता है, बच्चे अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, जो उनके राइट्स हैं। एम्फेसिस ऑन सोशल जस्टिस, यानी सामाजिक न्याय पर जोर। अब देखो जो आज के टाइम में क्या है, बच्चों की पिटाई बंद कर दी गई है, पीटते नहीं है बच्चों। क्यों नहीं पीटते हैं? क्योंकि डेमोक्रेटिक एजुकेशन है। कोई भी बच्चे की अगर वीडियो वायरल हो गई तो टीचर सस्पेंड हो जाएगा, टीचर की जॉब गई। तो बच्चे के साथ क्या है, एक मेंटर की तरह, एक गाइडर की तरह, एक फैसिलिटेटर की तरह काम करना है, ठीक है, ना कि तानाशाह बन के। एम्फेसिस ऑन सोशल जस्टिस, यानी सामाजिक न्याय पर जोर। तो लोकतांत्रिक शिक्षा छात्रों को जातिवाद, लिंगवाद और वर्गवाद जैसे मुद्दों के बारे में सीखने के साथ सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों पर जोर देती है। यानी बच्चों को सिखाया जाता है कि हमें किस तरीके से भेदभाव से बचना है, किस तरीके से हमें सभी को अपने बराबर समझना है, और जो ये इश्यूज हैं इन्हें कैसे कम किया जा सकता है। एम्फेसिस ऑन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी कैसे हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाना है, किस तरीके के हमें स्टेप्स उठाने हैं कि हमारा वातावरण बिल्कुल अच्छा रहे। एनकरेजमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, यानी रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना है कि बच्चों को इस तरीके से प्रोत्साहित करें कि वो कुछ यूनिक कर सकें, कुछ नया कर सकें और उनके अंदर स्किल्स डेवलप हो सकें आर्ट, म्यूजिक और डिज़ाइन की। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यानी आजीवन सीखना। तो लोकतांत्रिक शिक्षा आजीवन सीखने पर महत्व देती है कि कोई भी इंडिविजुअल हो पूरे जीवन सीखता रहे, उसकी लर्निंग क्या है, हमेशा डेवलप होती रहे, बढ़ती रहे। ऐसे नहीं है कि हम क्लास में सीख के आ गए या हमने स्कूल कॉलेज कर लिया तो हमारा जो सीखना है, हमारी जो लर्निंग है वो बंद हो गई। लर्निंग कभी बंद नहीं होती है, हम टाइम टू टाइम हर जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, क्योंकि जीवन इतना बड़ा है, कुछ ना कुछ हमें हर रोज सीखने के लिए मिलता ही है, ठीक है। अब देखते हैं रोल ऑफ टीचर इन सोसाइटी, यानी जो समाज है हमारा, इसमें टीचर की क्या भूमिका है, टीचर का क्या रोल है, टीचर क्या काम करता है स्कूल में और समाज में। तो टीचर क्या है, एक ब्रिज होता है स्कूल में और एक ब्रॉडर कम्युनिटी में, यानी एक क्या है, ब्रिज का काम करता है, एक सेतु का काम करता है, संबंध बनाने और सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करता है कि किस तरीके से हमें अच्छे रिलेशन बनाने हैं, हेल्दी रिलेशन बनाते हैं। अरे भाई, हेल्दी रिलेशन बनाने हैं, स्वस्थ, जिसमें कोई द्वंद्व ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो। तो इस चीज़ को टीचर बढ़ावा देता है, बच्चों के अंदर ये चीज़ इनकलकेट करता है कि तुम्हें किस तरीके के संबंध बनाने हैं और किस तरीके से दूसरों को सहयोग करना है। ये एक की रोल का, यानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीखने के एनवायरनमेंट में, सीखने के वातावरण में। सीखने का वातावरण जो कि इंक्लूसिव होना चाहिए और कल्चरली रेस्पॉन्सिव हो, रिफ्लेक्टिंग द डाइवर्सिटी ऑफ द कम्युनिटी, यानी वे एक सीखने के माहौल को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो समावेशी और सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी है, जो समुदाय की विविधता को दर्शाता है, ठीक है। टीचर क्या है, एक रोल मॉडल की तरह काम करता है। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे टीचर्स को कॉपी करते हैं, जो टीचर्स उन्हें अच्छे लगते हैं, उनका ड्रेसिंग सेंस, उनकी बोलने की जो फ्लुएंसी है, उनके बोलने का जो स्टाइल है, उसे ही फॉलो करते हैं। फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि ऐसे ही बन जाएंगे। जब भी कोई टीचर बनेगा तो उसके दिमाग में वो इमेज रहती है जो टीचर उसे अच्छा लगता है। तो टीचर क्या है, बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी टीचर क्या है, बच्चों को बताता है कि तुम्हारे क्या तुम्हारे दायित्व बनते हैं, क्या तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है समाज के प्रति, और उन्हें शामिल करता है कम्युनिटी में, ठीक है। दे एनकरेज स्टूडेंट टू बिकम एक्टिव पार्टिसिपेंट इन देयर कम्युनिटी, यानी वे छात्रों को सेवा, सीखने और नागरिक जुड़ाव के अवसर प्रदान करते हैं कि तुम्हें अपनी सोसाइटी में किस तरीके से मिलजुल के रहना है, अपने समुदाय में सक्रिय भागीदार बनने के लिए प्रोत्साहित करता है कि तुम्हें कोई भी सोसाइटी में काम हो रहा है तो तुम्हें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। Teacher work to ensure that their students develop the skills and knowledge needed to become productive member of society, preparing them for the challenges for the
फ्यूचर, यानी शिक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं कि उनके छात्र समाज में उत्पादक सदस्य बने, प्रोडक्टिव मेंबर बने सोसाइटी के, और उनके अंदर ये स्किल्स डेवलप की जाती हैं कि वो भविष्य में कोई भी चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, भाई हमारी इतनी बड़ी लाइफ है, कोई भी चीज़ें, कोई भी दिक्कत हमारे सामने, कोई भी परेशानी आ रही है, तो उस परेशानी को हम किस तरीके से सुलझा सकते हैं, किस तरीके से उसका सामना कर सकते हैं। टीचर क्या है, छात्रों के अंदर सहानुभूति और करुणा की भावना को पैदा करता है कि हमें क्या है, सिंपैथी दिखानी है, दूसरे के प्रति करुणा दिखानी है, दूसरे की ज़रूरतों को समझना है और दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम करने में मदद करते हैं, यानी पॉजिटिव चेंजेस ला सकें हम, पॉजिटिव डिफरेंस ला सकें और हमारे अंदर सहानुभूति और करुणा होनी चाहिए। टीचर इसलिए काम करता है कि जो समाज में इश्यूज हैं, जो सामाजिक मुद्दे हैं, उन्हें कम किया जा सके, जो समुदाय में मुद्दे हैं, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करता है डिस्कशन में, चर्चा में, और जितनी भी गतिविधियां होती हैं उनमें बच्चों को जोड़ा जाता है, जो कि बढ़ावा देती है सामाजिक न्याय को और समानता को। ठीक है, टीचर प्रमोट करता है, बच्चों को मौके देता है कि वो अपनी हिस्ट्री से सीख सकें, अपने इतिहास से सीख सकें, अपनी संस्कृति से सीख सकें और कनेक्ट कर सकें अपनी रियल लाइफ से, चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ सकें। टीचर फैसिलिटेट करता है, पेरेंट्स और कम्युनिटी को इन्वॉल्व करता है स्कूल के अंदर, भाई पेरेंट्स का भी खूब भागीदारी रहती है स्कूल के अंदर, पीटीएम में जाना है, तुम्हारा बच्चा ये कर रहा है, ठीक है, तो उनके अंदर भी क्या है, प्रमोट करता है सेंस ऑफ शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन, यानी सभी बच्चों की शिक्षा के लिए साझा जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देता है। टीचर सर्व्स एज एडवोकेट फॉर देयर स्टूडेंट्स वर्किंग टू एंश्योर दैट देयर नीड्स आर मीट, यानी टीचर क्या है, अपने छात्रों के लिए अधिवक्ताओं के रूप में काम करते हैं और टीचर ये देखता है कि भाई मेरे बच्चों की ज़रूरत पूरी हो रही है, नहीं हो रही है, जो रिसोर्सेज उन्हें चाहिए वो उन तक पहुंच पा रही हैं, और अगर नहीं पहुंच पा रही हैं तो मैं उनकी क्या मदद कर सकता हूं, और जिस भी पॉइंट पे बच्चे को ज़रूरत है, सक्सेस बच्चा होना चाहता है तो उसे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो टीचर सपोर्ट करता है। हालांकि ऐसा बहुत कम देखा जाता है ऑफलाइन चीज़ों में, जैसे कि स्कूल वगैरह हैं, कॉलेज वगैरह हैं, कोई किसी की मदद नहीं करता, 100 में से एक टीचर कोई इतना अच्छा होता है जो मदद कर देता है, वरना सब अपना पीछा छुड़ाने में लगे रहते हैं, कोई किसी की मदद नहीं करता, कोई किसी से बात तक करना पसंद नहीं करता है। They work to build a culture of collaboration and respect, fostering positive relationship between student, teacher and members of the community। वे छात्रों, शिक्षक और समुदाय के सदस्यों के बीच एक सकारात्मक संबंध को बढ़ावा देते हैं, सहयोग और सम्मान की संस्कृति बनाने के लिए काम करते हैं, जिससे कि क्या है, समाज में एक अच्छा रिलेशन सबके साथ बना रहे और हम सबके साथ मिलजुल के काम कर सकें और एक दूसरे की रेस्पेक्ट कर सकें। टीचर बच्चों को मौके देता है कि उनके अंदर लीडर स्किल डेवलप हो सके, लीडरशिप स्किल डेवलप हो सके, और बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो अपने समुदाय के एक्टिव एजेंट बन सकें, वो अच्छी तरीके से अपना रोल समाज में निभा सकें। टीचर वर्क टू क्रिएट अ स्कूल कल्चर दैट वैल्यूज एंड सेलिब्रेट द डाइवर्सिटी ऑफ द कम्युनिटी, जो समाज में विविधता है उसे सेलिब्रेट करते हैं, उसका जश्न मनाते हैं, प्रमोट करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को, और सभी मेंबर्स को समझने की कोशिश करते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर हैं, जो समाज के कौन कौन से कारक हैं जो जुड़े हुए हैं समाज से, जो हमारे सामाजिकरण में हमारी मदद करते हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब कौन कौन से कारक हैं जो हमारे सामाजिकरण में हमारी मदद करते हैं। तो सामाजिकरण क्या है, बच्चे के लिए एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है, यानी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर होते हैं। भाई हमारा सामाजिकरण कहाँ कहाँ से होता है, हमारे घर से, हमारी फैमिली से, हम घर में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, अपने आस पड़ोस में सीखते हैं, स्कूल में सीखते हैं, मंदिर जा रहे हैं तो वहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, कोई भी धर्म का काम हो रहा है वहाँ से सीखते हैं, हम पॉलिटिकल चीज़ों से भी बहुत सारी सीखते हैं, न्यूज़ देख रहे हैं तो वहाँ हमें पॉलिटिकल कुछ भी सीखने के लिए मिल सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें, हम कहीं भी घूमने जा रहे हैं, ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं तो वहाँ से हम सीखते हैं, वहाँ भी हमारा सामाजिकरण ही होता है। तो बहुत सारे कारक हैं सामाजिकरण के। तो पहला जो है वो है फैमिली। फैमिली क्या है, प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन होता है, जो कि सीटेट में भी भर भर के बार बार पूछा जाता है। ऐसा कोई आज तक सीटेट हुआ नहीं है जिसमें ही पूछा ना गया हो। तो फैमिली क्या है, प्राइमरी एजेंट है सोशलाइजेशन का, प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। यानी बच्चे का सामाजिकरण सबसे पहले भाई घर से ही तो होता है, अपने घर से ही बच्चा सीखता है, अपनी मम्मी पापा से सीखता है, अपने दादा दादी से सीखता है, अपने घर से सबसे पहले सीखता है ना। आपने भी देखा होगा कि बच्चा कहाँ से सीखता है, अपने घर से सीखता है। तो सबसे पहला जो एजेंट हुआ सोशलाइजेशन का, सामाजिकरण का पहला जो कारक है वो क्या है, फैमिली है। जितने भी रूल रेगुलेशन है, समाज के नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, बिहेवियर्स हैं, वो अपनी फैमिली मेम्बर से ही सीखता है, पेरेंट्स के रोल से देखता है, टीचर्स के रोल देखता है।
ठीक है। फिर है पीयर्स, बच्चा क्या है अपने दोस्तों से भी सीखता है, दोस्तों में उसका सामाजिकरण होता है। जैसे जैसे बच्चा थोड़ा सा ग्रो करता है, वो खेलने जाता है तो पीयर्स के साथ खेलता है, तो पीयर्स के जो कल्चर हैं, उनकी जो संस्कृति है उसे देखता है, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बच्चे क्या हैं अपने पीयर्स से भी सीखते हैं। फिर है स्कूल, स्कूल क्या है, स्कूल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सेकेंडरी एजेंट में आ जाते हैं पीयर्स और स्कूल, ठीक है। तो स्कूल से बच्चे का सोशलाइजेशन होता है। स्कूल के अंदर बच्चा क्या है, फॉर्मल एजुकेशन लेता है, अपनी क्या लेता है, फॉर्मल एजुकेशन, जहाँ से बच्चे का सामाजिकरण होता है, ठीक है। वहाँ बच्चे के अंदर बहुत सारी स्किल्स डेवलप होती हैं, बहुत सारे कौशल उसे सीखने के लिए मिलते हैं, बच्चे को रिलेशनशिप्स के बारे में पता चलता है। मीडिया से बहुत सारी चीज़ें सीखता है। आज की डेट में तो मीडिया सबसे ऊपर है। आपने देखा होगा कि बच्चे होते ही फ़ोन में खेलने लगते हैं, फ़ोन में शॉर्ट्स वगैरह चीज़ें देखने लगते हैं। तो मीडिया भी कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सामाजिकरण में। अगर देखा जाए तो बच्चे मूवीज़ देखते हैं, म्यूज़िक, वीडियो गेम, जो बच्चे के एट्रीब्यूट, बिलीफ्स और वैल्यूज़ को बनाते हैं। अब जैसे कि आपने थिंकिंग देखी होगी, आज के जो यूथ है उनकी थिंकिंग काफ़ी अलग है। वो थिंकिंग कैसे हुई, रहते तो वो घर में ही है ना, तो उनकी थिंकिंग कहाँ से डेवलप हुई, तो मीडिया से ही तो डेवलप हुई। मीडिया में वो ऐसी ऐसी चीज़ें देखते हैं जहाँ से उनकी थिंकिंग बदलती है, सभी की बदलती है। इसके अच्छे इफेक्ट भी हैं और इसके गलत इफेक्ट भी हैं, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सी सही चीज़ें भी हम सीखते हैं, बहुत सी गलत चीज़ें भी हम सीख देते हैं। छोटे बच्चे आपने देखे होंगे ऐसे करते हैं कि मम्मा, मैंने एक बच्चे के पास ऐसा वीडियो गेम देखा था, मुझे तो कभी आपने दिलाया नहीं, तो गलत चीज़ें भी सीखते हैं। तो बहुत सारा सामाजिकरण वहाँ से भी होता है। रिलीजन से होता है। रिलीजन से हम चीज़ों में क्या सीखते हैं, धर्म के बारे में सीखते हैं, वैल्यूज़ और बिलीफ्स के बारे में सीखते हैं, यानी हम दूसरे की भावनाओं को भी सीखते हैं। वैल्यूज़, जितने भी हमारे मोरल वैल्यूज़ हैं उनके बारे में सीखते हैं, नैतिकता के बारे में सीखते हैं। अगर हम मंदिर जा रहे हैं तो वहाँ से हम 4 चीज़ें सीख के आते हैं, तो वहाँ भी हमारा सामाजिकरण होता है, ठीक है। कल्चर, संस्कृति से भी हम अपनी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। संस्कृति के मानदंड, विश्वास और मूल्य बच्चे की पहचान और विश्व दृष्टि को आकार दे सकते हैं, ठीक है। अब है एचआरडी एंड एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। तो एचआरडी क्या करता है, एचआरडी आपने देखा होगा बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाता है, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं जिससे कि टीचिंग इम्प्रूव हो सके, टीचिंग ट्रेनिंग इम्प्रूव हो सके, बच्चों के अंदर कौशल विकसित किया जा सके, स्किल्स विकसित हो जाएँ, नॉलेज मिल जाए बच्चों को। तो एचआरडी और एजुकेशन का उद्देश्य ही होता है कि बच्चे की क्या है, क्षमता को विकसित किया जा सके, उसके जो कौशल हैं, उसका जो ज्ञान है, उसकी जो एबिलिटी है, योग्यताएँ हैं, उन्हें हम बढ़ा सकें। एजुकेशन प्रोवाइड करती है बच्चे को एक ब्रॉड बेस्ड फाउंडेशन, यानी जहां बच्चा नॉलेज गेन करता है। लेकिन एचआरडी क्या है, फाउंडेशन है कि ये चीज़ें हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, ये स्पेसिफिक टास्क जो है इसे हम परफॉर्म कैसे कर सकते हैं। तो ये एबिलिटी कौन इसका फाउंडेशन है, एचआरडी है। एचआरडी क्या है, एक सिस्टमेटिक और प्लेन प्रोसेस है जिसके अंदर किसी भी इंसान की, किसी भी इंडिविजुअल की स्किल्स इंप्रूव होती हैं, नॉलेज इंप्रूव होती है। लेकिन एजुकेशन क्या है, वहाँ बच्चे का विकास होता है। कैसा विकास, पर्सनल, सोशल, फिजिकल, मेंटल, ठीक है। और एचआरडी क्या है, एक सिस्टमेटिक तरीका है जिसमें बच्चे की स्किल्स इंप्रूव होती हैं। एचआरडी यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो एचआरडी प्रोग्राम्स ऑफन इन्वॉल्व, एचआरडी बहुत सारे प्रोग्राम भी लॉन्च करता है, जैसे कि जॉब ट्रेनिंग होती है, जैसे कि किसी को ट्रेनिंग करनी है, मेंटरिंग करनी है, कोचिंग एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जो कि असेंशियल है किसी भी इंडिविजुअल की प्रैक्टिकल स्किल डेवलप करने के लिए और नॉलेज डेवलप करने के लिए। एजुकेशन और एचआरडी दोनों ही जरूरी हैं। हम जहाँ भी जॉब करने जाते हैं, जो भी वहाँ चेंजेस आते हैं, उन्हें अनुकूल हम कैसे बना पाते हैं, कैसे हम वहाँ पे अपने आप को वहाँ ढाल पाते हैं। तो इसके लिए दोनों ही जरूरी हैं, एजुकेशन भी और एचआरडी भी, क्योंकि जो एडवांसमेंट आती जाती है टेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्री में जो भी नई नई चीज़ें आ रही हैं, उन्हें हमें कौन सिखाता है, एचआरडी के द्वारा ही हम सीख पाते हैं, ठीक है। Education and HRD play a crucial role in promoting personal and professional growth and career advancement, यानी शिक्षा और मानव संसाधन विकास जो है व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास और कैरियर की उन्नति को बढ़ावा देने के लिए बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एजुकेशन प्रोवाइड करता है किसी भी इंडिविजुअल को कि उसकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप हो सके, जिससे कि वो अपने वर्क प्लेस यानी जहाँ भी जॉब कर रहा है वहाँ वो सक्सेस हो सके। लेकिन एचआरडी क्या है, एचआरडी प्रोग्राम लॉन्च करता है, इंटरपर्सनल स्किल्स बच्चे की डेवलप हो सके, लीडरशिप स्किल डेवलप हो सके, जो कि उसे जॉब के लिए जिसमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है।
एजुकेशन और एचआरडी दोनों मिलके क्या है, ऑर्गेनाइज करते हैं एक कंपटीशन एंड अट्रैक्ट एंड रिटेन टॉप टैलेंट, यानी शिक्षा और मानव संसाधन विकास, व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास और करियर के विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एचआरडी प्रोग्राम्स आर ऑफन यूज्ड एज रिटेंशन स्ट्रेटेजी टू कीप एम्प्लॉइज एंगेज्ड एंड मोटिवेटेड, यानी शिक्षा व्यक्ति को आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान प्रदान करता है जिससे उन्हें जुड़कर सफल होने की आवश्यकता होती है। अब पढ़ते हैं एजुकेशनल थॉट ऑफ गांधी जी, यानी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है गांधी जी के एजुकेशनल थॉट बताओ, इनके प्रमुख विशेषता बताओ, इनके शैक्षिक दर्शन की प्रमुख विशेषता बताओ। तो गांधी जी के बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो गांधी जी को भाई क्या है, राजनीतिक नेता भी माना जाता है, फादर माना जाता है, लीडर माना जाता है, पॉलिटिकल लीडर भी थे। इन्होंने मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा, एजुकेशनिस्ट भी थे, फिलोसोफर भी थे, क्या है, रिलीजियस एनालिस्ट भी थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे, यानी समाज के हित में भी इन्होंने काम किया है। तो गांधी जी मानते हैं कि एजुकेशन जो है बर्थ राइट है, किसी भी इंसान को जन्म से ही मिलनी चाहिए। जैसे माँ का दूध मिलता है बच्चे को अपनी बॉडी डेवलप करने के लिए, इसी तरह ही एजुकेशन जरूरी है बच्चे के फिजिकल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, यानी शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, संवेगात्मक विकास के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। जैसे माँ का दूध जरूरी है बच्चे के विकास के लिए, इसी तरीके से एजुकेशन जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। तो इसी कारण इन्होंने ध्यान दिया एजुकेशन पे। तो इन्होंने ज़्यादा जो फोकस करा कि सभी को एजुकेशन मिलनी चाहिए, और कैसी एजुकेशन मिलनी चाहिए, मुफ्त एजुकेशन मिलनी चाहिए एक सर्टेन एज तक। तो इन्होंने कहा, इनका जो ओपिनियन था कि एजुकेशन बच्चे को मदर टंग में मिलनी चाहिए, ना कि इंग्लिश में। मैंने जब पहले ये टॉपिक कराया था तो फ्लो में गलत निकल गया था। तो कहने का मतलब है एजुकेशन बच्चे को उसकी मातृभाषा में मिलना चाहिए, ना कि इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश को ये मानते थे कि इंग्लिश क्या है, ऐसी भाषा है जो कि गुलामी की तरफ जाती है, गुलामी वाली भाषा है, मानसिक गुलामी हो जाती है इंग्लिश से। ठीक है, तो ज़्यादा फोकस गांधी जी ने इंग्लिश पे नहीं दिया है। ये मानते हैं कि एजुकेशन इंसान को सेल्फ डिपेंडेंट बनाती है, जैसे कि कहते नहीं कि अपने पैरों पे बच्चा खड़ा हो गया, तो बच्चा क्या है, स्वावलंबी हो जाता है, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है, वो कमा के खा सकता है, अपना जीवन यापन कर सकता है। और इसके अलावा भी एजुकेशन से बच्चे का और भी विकास होता है, यानी उसका आध्यात्मिक विकास भी होता है। तो आध्यात्मिक विकास के लिए गांधी जी ने फोकस किया है कि बच्चे को एजुकेशन के साथ एकादशी व्रत के बारे में भी बताया जाए, ये शिक्षा भी एजुकेशन के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। तो गांधी जी ने बेसिक बहुत सारे कंसेप्ट दिए हैं एजुकेशन के, देखते हैं उनके वर्ड में उनके अगर शब्दों में देखा जाए तो लिटरेसी जो है ना तो एजुकेशन की शुरुआत है और ना ही एंड है, यानी जो साक्षरता है ना तो शिक्षा का अंत है और ना ही शिक्षा की शुरुआत है। ये केवल क्या है, एक एंड मीन्स माना जाता है, यानी एक माध्यम माना जा सकता है जिसमें मैन और वोमेन जो है एजुकेट होते हैं, पुरुष और महिला जो है शिक्षित किए जा सकते हैं। तो इसलिए गांधी जी ने जो ये एजुकेशन है इसको बदला 3 R's से 3 H में। पहले एजुकेशन जो है वो 3 R's में थी, यानी 3 R's यानी बच्चे को रीडिंग सिखाया जाए, राइटिंग सिखाया जाए, अर्थमेटिक्स सिखाया जाए। लेकिन गांधी जी ने इसे किस में ट्रांसफॉर्म किया, 3 H में, कि हैंड, हेड और हार्ट, यानी बच्चे को क्या है, हाथों से करके सिखाया जाए, उसका मेंटली भी यूज़ होना चाहिए और दिल से भी यूज़ होना चाहिए, उसके हाथों का, दिमाग का, सारी चीज़ का यूज़ होना चाहिए। तो इन्होंने 3 R's से 3 H में एजुकेशन को बदला है कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे का दिमाग भी विकसित हो, बच्चे अपने हाथों से करके सीखे और अपने दिल से भी, हृदय से भी। तो गांधी जी की ये डेफिनेशन है कि एजुकेशन से इनका मतलब है कि बच्चे का क्या है, ऑल राउंड डेवलप होना चाहिए, उसकी बॉडी का भी, यानी उसके शरीर का भी, उसके दिमाग का भी, उसके चित्त का भी और उसकी स्पिरिट का भी। ठीक है, यानी क्या है, होलिस्टिक डेवलपमेंट की ये बात करते हैं, सर्वांगीण विकास बच्चे का होना चाहिए। तो एजुकेशन के क्या एम है इनके अकॉर्डिंग, यानी बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए। एजुकेशन से मतलब है कि जब बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट हो जाएगा, उसके शारीरिक विकास होगा, तो बच्चा अच्छी तरीके से स्कूल में पढ़ पाएगा। ठीक है, बाद में इन्होंने कहा कि बच्चे का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी मानसिक और बौद्धिक विकास एजुकेशन के द्वारा होना चाहिए बच्चे का। वही बात है, सेम बात जो पीछे आई थी कि जैसे माँ का दूध जरूरी है बच्चे को डेवलप करने के लिए, इसी तरीके से एजुकेशन जरूरी है, शिक्षा जरूरी है बच्चे का मानसिक विकास करने के लिए। इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी व्यक्तिगत और सामाजिक विकास होना चाहिए। तो एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे का व्यक्तिगत विकास भी करे और सामाजिक विकास भी करे।
ठीक है, जिससे कि वो समाज में अच्छी तरीके से रह सके प्यार मोहब्बत के साथ। और ये विश्वास और किस में करते थे, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, यानी बच्चे का आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए जिससे कि वो सभी के हित में काम कर सके। कल्चरल डेवलपमेंट यानी सांस्कृतिक विकास, तो कल्चर को इन्होंने जोड़ा है आत्मा से कि क्या है, यह मनुष्य के व्यवहार में प्रकट होती है। उन्होंने मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित करने और उसकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए सांस्कृतिक विकास को आवश्यक माना है और इसे ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य इन्होंने माना है। मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट बच्चे का होना चाहिए, यानी एजुकेशन का क्या उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे का नैतिक विकास हो और उसके कैरेक्टर का भी विकास होना चाहिए। तो इनके अकॉर्डिंग बच्चे के अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जैसे कि वो सत्य के रास्ते पे चले, सत्य को फॉलो करे, अहिंसा को वो फॉलो करे, ब्रह्मचर्य का फॉलो करे, और ट्रस्टलेसनेस होना चाहिए, यानी किसी भी स्वाद को ना फॉलो करे, स्वादहीन होना चाहिए, चोरी ना करे, और नॉन हार्डिंग, फियरलेसनेस, डर के ना रहे। तो ये सारी चीज़ें मोरल और कैरेक्टर डेवलपमेंट में इन्होंने इंक्लूड की। वोकेशनल डेवलपमेंट की बात करें, व्यावसायिक शिक्षा, इन्होंने कहा है कि बच्चे को सेल्फ डिपेंड होने के लिए उसे व्यावसायिक शिक्षा भी सिखानी जरूरी है। और व्यावसायिक शिक्षा कैसी, इन्होंने जोर दिया है हैंडीक्राफ्ट और इंडस्ट्री पे, यानी हस्तकला पे, कि बच्चा अपने हाथों से कमा के सीख सके और अपना जीवन यापन कर सके। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात करें तो गांधी जी का जो अल्टीमेट एम था, यानी मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य, उनके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, मुक्ति होना चाहिए, आत्म साक्षात्कार होना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, और खुद का ज्ञान होना चाहिए, स्वयं का ज्ञान होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए भाई, ये सब चीज़ें कभी तभी होंगी जब बच्चे का फिजिकल, मेंटल, इंडिविजुअल, सोशल, कल्चरल, कैरेक्टर, वोकेशनल डेवलपमेंट होगा, यानी शारीरिक, मानसिक, व्यक्तिगत, सामाजिक और सांस्कृतिक, और उसका चारित्रिक और उसका व्यावसायिक विकास होना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन फॉर ऑल की बात करते हैं, यानी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए, चाहे किसी का कुछ भी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो, कोई किसी भी एरिया से आता हो, सभी के लिए एजुकेशन होनी चाहिए। इस तरीके का ग्राफ आप उसमें पेपर में बना सकते हैं। ठीक है, अब बेसिक एजुकेशन, जिसे वार्धा स्कीम भी बोली जाती है, वो भी गांधी जी ने दी है। तो सर्वप्रथम 1921 में इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव रखा, यानी नेशनल एजुकेशन का प्रपोजल रखा, उसे एक अच्छा रूप नहीं मिल पाया। फिर उसके बाद 1937 में भारत में सभी राज्यों में स्वशासन का गठन हुआ और कांग्रेस को 11 में से 7 सीट मिली। तो राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन हुआ, यानी नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की गई वार्धा में वी नहीं डब्ल्यू आता है, ये स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है। तो वार्धा में 1937 में एक कॉन्फ्रेंस की गई जहां पे गांधी जी ने ये ड्राफ्ट को प्रेजेंट किया, जिसे बेसिक एजुकेशन का नाम दिया गया। ठीक है, तो इस ड्राफ्ट के अंदर जो बेसिक एजुकेशन थी, कौन कौन से पॉइंट्स को अप्रूव किया गया कि भाई मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए 7 से 14 साल के बच्चे के लिए, पढ़ाने का जो माध्यम है वो उनकी मातृभाषा होनी चाहिए, बच्चों को थोड़ी सी बेसिक नॉलेज भी दी जाए हस्तकला की, कॉटेज इंडस्ट्री की, जिससे कि वो कमा के खा सकें। और हैंडीक्राफ्ट किसके बेस पे होनी चाहिए, उनके रीजन के बेस पे, जिस एरिया में वो रहते हैं उसी हिसाब का उन्हें काम सिखाएं। किसी के यहाँ पे खेती होती है तो खेती ही सिखाएं, किसी के यहाँ कताई बुनाई होती है तो कताई बुनाई सिखाएं, तो उनकी एबिलिटीज और उनके रीजन के बेस पे सिखाएं। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट जो है हस्तशिल्प है, इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे कि बच्चा अपना जीवन यापन कर सके, अपने पैरों पे खड़ा हो सके। इसके अलावा बच्चे की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे भी ध्यान इन्होंने दिया कि सोशल एंड साइंटिफिक इंपॉर्टेंस शुड ऑल्सो भी गिवन अ प्लेस, यानी सामाजिक और वैज्ञानिक जो महत्व है उसे भी जगह दी जानी चाहिए। जो बुनियादी शिक्षा थी, जो बेसिक एजुकेशन थे, उसके मूल मूल्य क्या थे कि लर्निंग टू लर्न, बच्चा क्या है खुद करके सीखे, उसकी बेसिक कॉम्पिटेंसीज जो है वो डेवलप होनी चाहिए, यानी 3R और 3H उसके डेवलप होने चाहिए, उच्च कौशल उसके अंदर विकसित हो, इंटीग्रेशन की और मोरल वैल्यूज उसके अंदर डेवलप होनी चाहिए, यानी वो सभी के साथ मिलजुल के रहे और उसके अंदर नैतिक मूल्य भी विकसित हो सके। कल्चर बेस्ड और चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए, यानी सभी के साथ अच्छी तरीके से रह पाए। इक्विटी, एक्सेस और क्वालिटी होनी चाहिए, यानी सभी को एजुकेशन मिल सके, बेसिक एजुकेशन सभी तक पहुंच सके, और वो भी कैसी होनी चाहिए, क्वालिटेटिव होनी चाहिए। ठीक है, थोड़े से स्पीड से चल रहे हैं पर होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। अब जो बेसिक एजुकेशन थी उसके भी बेसिक प्रिंसिपल थे। क्या प्रिंसिपल, क्या सिद्धांत थे कि भाई एजुकेशन सबके लिए होनी चाहिए, फ्री और कंपलसरी होनी चाहिए 7 से 14 साल के बच्चे के लिए। मेकिंग एजुकेशन सेल्फ सपोर्टिंग, सेल्फ सपोर्टिंग कैसे होगी कि बच्चों को क्या है हैंडीक्राफ्ट की एजुकेशन दिखाई जाए, हस्तशिल्प की एजुकेशन दी जाए जिससे कि वो कमा के खा सकें। और सेल्फ सपोर्टिंग तब होगी, यानी स्कूल का भी तो खर्चा निकालना है, जब एजुकेशन इन्होंने फ्री कर दी तो स्कूल का खर्चा कैसे निकलेगा कि भाई स्कूल में जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उनसे उनका खर्चा निकल जाएगा। ठीक है,
प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड सर्वोदय, यानी सत्य, अहिंसा और सर्वोदय के सिद्धांत पे ध्यान देते हैं कि बच्चे को क्या है, सत्य का पालन करना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, सर्वोदय का मतलब अपने आस पड़ोस में अच्छी तरीके से रहना चाहिए, किसी को एक्सप्लॉइट ना करें, किसी का बुरा ना करें, किसी का शोषण ना करें, सभी को बराबर मौके मिले आगे बढ़ने के। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन ऑफ एजुकेशन विद लाइफ, यानी जीवन के साथ शिक्षा के सह संबंध का सिद्धांत, यानी बच्चे को अगर हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो इनका फोकस होता है कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे के जीवन से जुड़ी हुई होनी चाहिए, उसके नेचुरल और सोशल एनवायरनमेंट से जुड़ी हो, यानी उसके प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण से जुड़ी हुई हो, उसके घर से जुड़ी हो, उसके रीजन इंडस्ट्रीज से जुड़ी हो। भाई अगर घर के एग्जाम्पल देते हैं तो सभी को अच्छा समझ आता है। प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग मदर टंग एज मीडियम ऑफ एजुकेशन, यानी इनके अकॉर्डिंग बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है, माध्यम क्या होना चाहिए, मदर टंग होना चाहिए, उसकी मातृभाषा होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ बेसिक एजुकेशन ऑन हैंडीक्राफ्ट, यानी शिक्षा को हस्तशिल्प पर आधारित करने का सिद्धांत कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए हस्तशिल्प पे आधारित हो जिससे कि बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, जैसे कहते हैं ना अपने पैरों पे खड़ा हो सके और अपने कमा के खा सके। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपिंग नॉलेज एज अ यूनिट, एक इकाई के रूप में ज्ञान का विकास करना है कि इफ वी लुक फिजिकल पर्सपेक्टिव देयर इज एम ऑफ एजुकेशन देयर इज टू प्रिपेयर मैन फॉर रियल लाइफ, इन दैट केस ऑल सब्जेक्ट एंड एक्टिविटीज इन द करिकुलम शुड बी रिलेटेड टू हिज रियल लाइफ, यानी जो भी हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जितने भी सब्जेक्ट और जितनी भी गतिविधियां हम कराते हैं वो बच्चे की रियल लाइफ से जुड़ी हुई होनी चाहिए, एक यूनिट की तरह। इनके अकॉर्डिंग एम क्या थे, बेसिक एजुकेशन के उद्देश्य क्या थे कि बच्चे का फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी शारीरिक और मानसिक विकास हो, एक सर्वोदय सोसाइटी की स्थापना, और सर्वोदय सोसाइटी अपने गली मोहल्ले आस पड़ोस में मिलजुल के रहे, भाईचारे की भावना होनी चाहिए, कल्चरल डेवलपमेंट हो यानी बच्चे का सांस्कृतिक विकास हो, सांस्कृतिक यानी अपनी संस्कृति को प्रिजर्व भी कर सके, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर भी कर सके, कैरेक्टर एंड मोरल डेवलपमेंट हो यानी चरित्र और नैतिक विकास होना चाहिए बच्चे का, वोकेशनल डेवलपमेंट, वोकेशनल की बात ये करते हैं हैंडीक्राफ्ट की, यानी बच्चे को हस्तशिल्प सिखाई जाए, उसके अंदर नागरिकता का भी विकास होना चाहिए कि वो एक जिम्मेदार नागरिक समाज का बन सके, आध्यात्मिक विकास भी बच्चे का हो सके। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल थॉट ऑफ रूसियो, यानी एक शैक्षिक चिंतन के रूप में रूसो का योगदान का मूल्यांकन हम करेंगे कि रूसियो के क्या एजुकेशनल थॉट थे। तो रूसियो अटैच मोर सिग्निफिकेंस टू इंडिविजुअल एज अगेंस्ट सोसाइटी, यानी रूसो ने समाज की तुलना में व्यक्ति को अधिक महत्व दिया है कि समाज चाहे बाद में आए लेकिन सबसे पहले व्यक्ति को महत्व दिया है। इन्होंने जोर दिया है किसी भी इंडिविजुअल डेवलपमेंट का, यानी किसी भी इंसान का विकास कैसे होता है, एजुकेशन से होता है, इनका मानना था। रूसियो कहते थे कि भाई कोई चाहे अधिकारी बन जाए, चाहे कोई सोल्जर बन जाए, चाहे कोई मजिस्ट्रेट बन जाए, लेकिन वो सबसे पहले क्या है, एक अच्छा इंसान होना चाहिए, एक इंसान बने सबसे पहले, ठीक है। जैसे कि घर में नहीं कहते कि कितना भी कोई मजिस्ट्रेट बन जाए वो घर के लिए घर का बच्चा ही रहता है, इसी तरीके से रूसियो कहते हैं कि इंसान चाहे कुछ भी बन जाए सबसे पहले वो एक इंसान बनना चाहिए, ठीक है। और इंसान भी कैसा होना चाहिए, एक नेचुरल मैन वो होना चाहिए, यानी एक प्राकृतिक इंसान वो होना चाहिए जो कि प्रकृति से जुड़ा हो, उसके अंदर इमोशन भी होने चाहिए, यानी इमोशनल भी होना चाहिए, ठीक है, जो कि हर किसी को प्यार करे, हर किसी को सहयोग करे, हर किसी को कोऑपरेट करे, जिसके अंदर कोई भी ईगो ना हो, कोई भी झूठी चीज ना हो, सेल्फिशनेस ना हो, स्वार्थ ना हो, अहंकार ना हो, इस तरीके का इंसान होना चाहिए। तो बढ़िया ही बात कही है भाई इन्होंने। तो अकॉर्डिंग टू रूसियो इन्होंने दो तरह की एजुकेशन बताई है, पॉजिटिव एजुकेशन और नेगेटिव एजुकेशन। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है अपने ही शब्दों में कि शिक्षा को मैं सकारात्मक शिक्षा को वह शिक्षा कहता हूँ जो समय से पहले ही दिमाग का निर्माण कर देती है। जैसे कि मैच्योरिटी नहीं आ जाती, टाइम से पहले बच्चा मैच्योर हो जाता है। आपने बहुत सारे हमारे घर के अपने घर के बच्चों को देखिए और कहीं स्टेशन पे देखिए चाय बेचते हुए बच्चों को, उनके अंदर कितनी समझदारी होती है। तो वो होती है पॉजिटिव एजुकेशन, बच्चों को उन कर्तव्यों का निर्देश देती है जो मनुष्य से संबंधित है। और नेगेटिव एजुकेशन उन्होंने क्या कहा है कि मैं नकारात्मक शिक्षा को वह शिक्षा कहता हूँ जो ज्ञान के साधनों वाले अंगों को पूर्ण करती है, जैसे कि हमारे डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, जो इंद्रियों के उचित अभ्यास द्वारा तर्क के लिए रास्ता तैयार करने का प्रयास करती है, यानी जहाँ हमारी सेंसेस डेवलप होती हैं, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग एजुकेशन के क्या एम थे,
अगर आप एम देखेंगे तो थोड़ा बहुत ही अंतर मिलेगा, जितने भी थॉट इन्होंने बताए हैं, रूसियो हो, गांधी जी हो, जॉन डी हो, तो थोड़ा थोड़ा अंतर सभी में मिलेगा, लेकिन ऑलमोस्ट सेम है। तो ये लिखने में इजी रहते हैं, अगर आप पेपर में देखेंगे तो आपको लिखने में बहुत मजा आएगा, कॉपी भी अच्छी भरेगी और आपका क्वेश्चन भी बिल्कुल सटीक लिखा जाएगा। तो इनके अकॉर्डिंग एम क्या था कि फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, कि भाई इंसान क्या है, एक मनोदैहिक प्राणी है, साइकोफिजिकल बीइंग है, तो उसका माइंड क्या है, उसकी बॉडी का पार्ट है, तो उसके माइंड का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, उसका फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि बच्चे का क्या है, बच्चे की बॉडी स्ट्रांग होनी चाहिए, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके शरीर का विकास होना चाहिए। ठीक है। एम्फेसिस ऑन नेचुरल डेवलपमेंट यानी प्राकृतिक विकास पर भी इन्होंने जोर दिया है, कि इन्होंने बिलीव किया है कि बच्चा क्या है, नेचर से ही क्यूरियस होता है, भाई प्रकृति की वजह से ही वो जिज्ञासु होता है। तो बच्चे को हमें आज़ादी देनी चाहिए, बच्चे को हमें छोड़ देना चाहिए फ्री, कि वो एक्सप्लोर करे, चीज़ों को देखे और खुद से सीखे और खुद की स्पीड से सीखे, कोई भी उसके अंदर प्रेशर नहीं होना चाहिए। The idea challenged the prevailing view of education at that time, which emphasized strict discipline and rote learning। यानी उस टाइम पे क्या था, रोट लर्निंग था, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था, लेकिन ये आइडिया चैलेंज किया जाता है कि इन्होंने ध्यान दिया था बच्चे के, कि बच्चा क्यूरियस हो, बच्चा एक्सप्लोर करे चीज़ों को और अपनी स्पीड से सीखे। ठीक है। तो इनके जो विचार थे उस टाइम पे उसे चैलेंज किया गया था। ट्रेनिंग ऑफ सेंस ऑर्गन्स यानी ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण। तो सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो गेटवे का काम करते हैं, यानी खिड़की का काम करते हैं, एक द्वार का काम करते हैं हमारे लिए। तो रूसियों ने कहा है कि सेंस ऑर्गन्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, यानी इंद्रियां जो हैं आंखों की, कानों की, हम अच्छी तरीके से सुन पाएँ, देख पाएँ, एक्टिविटीज़ कर पाएँ। तो बच्चे को बुकिश नॉलेज को अपोज इन्होंने किया। इन्होंने कहा कि बच्चे क्या हैं, किस तरीके से सीखें, अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा सीख पाएँ। ठीक है। तो उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी बौद्धिक विकास पे इन्होंने ध्यान दिया है कि बच्चे, रूसियो सेड दैट व्हेन द सेंस ऑर्गन्स ऑफ द चाइल्ड आर ट्रेन्ड ही वुड डिस्कवर द ट्रूथ बाय सेल्फ एक्सपीरियंस। यानी जब बच्चों की ज्ञान इंद्रिया जो है, आँख, नाक यानी सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति जब मजबूत हो जाएगी, जब ट्रेंड हो जाएगी, तो वो खुद से अपने एक्सपीरियंस बना सकते हैं, अपने अनुभव खुद बना सकते हैं, अपना रास्ता खुद खो सकते हैं, और यही फिर बच्चे का बौद्धिक विकास करेगा आगे जाके। ठीक है। इंपोर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा का महत्व। रूसों का मानना था कि बच्चे के जीवन में सबसे अच्छा जो काल होता है उसके प्रारंभिक वर्ष होते हैं, यानी शुरुआती दिन, जैसे कि बच्चे का जो बचपन होता है उसमें बच्चे का जो विकास है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो शिक्षा जन्म से ही शुरू होनी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि बच्चों को खेलने और अपने पर्यावरण का पता लगाने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। इन्होंने सारी चीज़ें नेचर से जोड़ी हैं कि बच्चे को क्या है, खुला छोड़ दिया जाए नेचर से, क्योंकि बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं। तो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा खेलने दिया जाए, उसे अपने नेचर से जोड़ा जाए, अपने एनवायरनमेंट से जोड़ा जाए, जो उनकी स्वाभाविक जिज्ञासा है, जो उनकी नेचुरल क्यूरियस है और रचनात्मकता है, उसे बढ़ने में मदद मिलेगी। ठीक है। क्रिटिक क्या थे? क्रिटिक ऑफ फॉर्मल एजुकेशन यानी औपचारिक शिक्षा की इन्होंने आलोचना की। तो रूसो अपने समय की औपचारिक शिक्षा प्रणाली के अत्यधिक आलोचक थे, यानी फॉर्मल एजुकेशन जो स्कूल की एजुकेशन है उसकी इन्होंने आलोचना की थी। ठीक है। जिसके बारे में उनका मानना था कि वह ये रचनात्मकता और व्यक्तित्व का गला घोट रही है। कहने का मतलब है भाई ये तो सही बात है इनकी। आज के टाइम में देखेंगे बच्चों के बैग इतने भरे रहते हैं, ना बच्चों को खेलने का टाइम है, ना बच्चों को घूमने का टाइम है, बस स्कूल जाते हैं, फिर ट्यूशन जाते हैं, फिर आके पढ़ने लग जाते हैं। तो बच्चों की जो क्रिएटिविटी है वो आज के टाइम में मरती जा रही है, बच्चों का जो व्यक्तित्व है वो खत्म होता जा रहा है, आज के टाइम में क्या उस टाइम भी। तो इस चीज़ पे इनकी आलोचना, इन्होंने इस चीज़ की आलोचना की थी कि फॉर्मल एजुकेशन अच्छी नहीं है। तो उनका मानना था, उन्होंने तर्क दिया कि शिक्षा को एक कठोर पाठ्यक्रम लागू करने के बजाय प्रत्येक बच्चे की जरूरत और हितों के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है। एम्फेसिस ऑन सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण पर भी रूसों का जोर था। इनका मानना था कि शिक्षा को केवल एकाडमिक सीखने पर नहीं, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल वाली लर्निंग हो रही है, बच्चे के सामाजिकरण पर भी ध्यान देना चाहिए। दूसरों के साथ बातचीत करें, डिस्कशन करें और सहानुभूति और समझ विकसित करना सिखाया जाना चाहिए। इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न एजुकेशन यानी आधुनिक शिक्षा पर प्रभाव। रूसों के विचार थे कि आधुनिक शैक्षिक चिंतन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक विकास और बाल केंद्रित शिक्षा पर उनके जोर ने मोंट्रेसी और रोगिया एनमिलिया, क्या है ये,
अच्छा, रेजियो एमिलिया विच एम्फेसाइज हैंड्स ऑन लर्निंग, यानी देखो ये नाम तो मैंने भी अभी सुना है, लेकिन मोंटेसरी क्या है? मोंटेसरी जो होता है, जो प्री प्राइमरी के बच्चे होते हैं, यानी बच्चों को जहाँ खेल खेल में सिखाया जाता है, एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखाया जाता है, बच्चे क्या है वहाँ चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। तो इन्होंने इससे क्या है, इस पर जोर दिया कि बच्चे इस तरीके से भी सीख सकते हैं। अब इनकी आलोचनाएं क्या है? तो रूसो के विचारों की आलोचना, रूसो के जो विचार थे उन्हें बहुत सारे क्रिटिसिज्म झेलने पड़े, विशेष रूप से बच्चों की सहज अच्छाई में उनके विश्वास के लिए, जो कुछ तर्क अनुभवजन्य साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिवाद पर उनके जोर और सामाजिक असमानता को बनाए रखने की क्षमता के लिए औपचारिक शिक्षा की जो अस्वीकृति है उसकी आलोचना की थी। यानी इन्होंने फॉर्मल एजुकेशन का जो इन्होंने विचार दिया था उसके लिए रूसो को क्रिटिसाइज किया गया था। ठीक है, तो ये फोटो देख सकते हैं कि इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन था। तो इनका कंट्रीब्यूशन था कि इन्होंने पढ़ाने का जो माध्यम बताया वो बताया कि इंडक्टिव मेथड के थ्रू हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं। इंडक्टिव मेथड होता है कि बच्चे को हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो उसे पहले उदाहरण दें, और वो उदाहरण भी कैसा होना चाहिए, उसकी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ हो, फिर उसके बाद बच्चे को हम रूल पढ़ाएं। ठीक है, इससे क्या है, टीचिंग इफेक्टिव भी होगी और इंटरेस्टिंग भी होगी। क्राफ्ट लर्निंग को भी इन्होंने महत्व दिया है। इन्होंने कहा है कि बच्चे को सेंसेस की ट्रेनिंग दी जाए, यानी उनकी जो इंद्रियां हैं उनका प्रशिक्षण किया जाए। फिजिकल एक्टिविटीज़ पे बच्चे की ध्यान दिया जाए कि उसका जो बचपन है बच्चे को खेलने दिया जाए, और स्कूल जो है वो इस तरीके से होना चाहिए जो नेचुरल एनवायरनमेंट में हो, नेचर से जुड़ा हुआ हो, जहाँ बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सके, सीख सके। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। होपफुली ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कल हमारी जो लास्ट डे होगा, यानी 4th डे है, कल हम इससे कंप्लीट कर लेंगे कंप्लीट बुक को। थोड़ी सी क्लास कल वाली लंबी हो सकती है, आज भी शायद 1 घंटे के आसपास तो हो गई है। तो मेरे साथ बने रहिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें कॉलेज विद भावना को भी और लेट्स क्रैक को भी। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए।